हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मेरठ। बच्चों देखिए, बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर में अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में इनकम टैक्स की। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका जो इनकम टैक्स का सब्जेक्ट जो है। तो ये देखिए, जो इनकम टैक्स की मैं बुक पढ़ा रहा हूँ आपको, इसी बुक के मैं सारे न्यूमेरिकल भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो राजीव बंसल एसजीपीडी पब्लिकेशन आगरा की ये बुक है ना, 26वां इसका एडिशन है, 26 एडिशन है। 26 साल हो गए हैं इस बुक को पब्लिश होते हुए। तो ये बहुत ही फेमस ऑथर रहे हैं आर के जैन, डॉक्टर आर के जैन जी। मेरी फेवरेट बुक में से एक बुक है और पिछले 6-7 साल से मैं इसी बुक से पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को बीकॉम में और बीबीए लेवल पर। तो बहुत अच्छी बुक है। तो ये बुक मार्केट में आ चुकी है, तो इस बुक से ही मैं स्टडी करूँगा इसमें। और स्टूडेंट्स, आप सबकी जो भी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ हो, चाहे वो आपकी हरियाणा यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी जबलपुर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी पंजाब की यूनिवर्सिटी हो, चाहे राजस्थान की यूनिवर्सिटी हो, तो जो भी क्वेश्चन जो है इनकम टैक्स में पर्टिकुलर आए हुए हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो मैं उन सब के क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करूंगा विद सॉल्यूशंस। तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो आए हुए हैं और किस लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। अगर आप जो हैं स्टूडेंट्स किसी भी कारण से कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप जो है मेरी जो प्लेलिस्ट है इसकी इनकम टैक्स की, तो इसमें आज लेक्चर 1 जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बुक का वेट कर रहा था। बुक आ चुकी है कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये जो है लेक्चर्स मैं आज आपका पहला स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, किसी यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम सेकेंड ईयर में और किसी यूनिवर्सिटी में बीकॉम थर्ड ईयर में है। इसी बुक के मैं आपसे जो हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो वो भी न्यूमेरिकल्स तैयार हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। चलिए आज से डिस्कस करते हैं हम इनकम टैक्स। एक्चुअली इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन है। तो इनकम टैक्स जो है आयकर, तो होता क्या है, हम सीधी इसमें टू दी पॉइंट बात करेंगे। जो थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्लास में तो देखिए हम डिटेल में पढ़ाते हैं, है ना, बट यूट्यूब पर थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसलिए बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहली बात कि इनकम टैक्स होता क्या है। तो जो देखिए इनकम टैक्स है, आयकर जो है वो आपका दो वर्ड्स जो होते हैं, दो शब्दों के इससे मिलकर बनता है, इनकम और टैक्स। ठीक है ना, आय और कर, मतलब कि आय पर लगने वाला कर। तो आयकर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर होता है ना, डायरेक्ट टैक्स होता है, और वो भी एनुअली होता है, वार्षिक होता है, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा गत वर्ष में, यहाँ पर गत वर्ष की इंग्लिश हम यूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो उसमें जो भी कोई अर्जित करता है या एक्रूड करता है या कोई भी रिसीव्ड करता है, तो उसमें जो भी उसका शुद्ध कर योग्य आय होती है, जिसको हम इंग्लिश में नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं, तो उस पर जो आपका करंट असेसमेंट ईयर है, उसको हम हिंदी में चालू कर निर्धारण वर्ष कहते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ इसलिए, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी जो हैं इस लेक्चर को आसानी से समझ सकें और ये टर्मिनोलॉजी है वो उनको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो करंट असेसमेंट ईयर में जो भी कोई उनके निर्धारित आय कर की दरों से गणना करके केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जा सकता है। ठीक है, किया जाता है, मतलब जो भी कोई स्लैब जो डिसाइड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स के हिसाब से, जो रेट होते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, तो इसकी जो है कैलकुलेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही इसको वसूल किया जाता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, केंद्रीय सरकार की इनकम का एक बहुत ही प्रमुख सोर्स होता है। और जो हमारा भारतीय राजस्व है ना, इंडियन रेवेन्यू जो है हमारा, तो उसमें इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये एक थोड़ा सा इसका मीनिंग हो गया इंट्रोडक्शन का। दूसरा कि इनकम टैक्स जो है वो किसके द्वारा चुकाया जाता है, हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स। तो देखिए, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति, उसको हम इंग्लिश में इंडिविजुअल कहते हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, शॉर्ट में HUF लिखा होगा और पूरा नाम होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द्वारा जिनकी गत वर्ष यानी कि प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम होती है वो कर मुक्त आय की। अब कर मुक्त में हम यहाँ पर दो वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में, हम एक करेंगे टैक्स फ्री और दूसरा वर्ड हम यूज़ करेंगे एग्जम्प्टेड। ठीक है, ध्यान रखना, टैक्स फ्री या एग्जम्प्टेड। तो टैक्स फ्री इनकम की अधिकतम सीमा, जो मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज़्यादा होने पर
इस आधिक्य आय पर, आधिक्य को हम इंग्लिश में या तो एक्सेस बोलते हैं या सरप्लस भी बोलते हैं, दोनों वर्ड बोलते हैं, तो उस पर सरप्लस पर इनकम टैक्स को पेड किया जाता। तो इसमें इसके अलावा जो है इनकम टैक्स किसी फर्म के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा या किसी व्यक्तियों के संघ, जिसे हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स भी कहते हैं, और व्यक्तियों के समूह, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा भी चुकाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इनकम टैक्स विभाग, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो करदाता की, इसको हम इंग्लिश में असेसी बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलेंगे? असेसी। ठीक है, करदाता को इंग्लिश में। तो एक असेसी की, करदाता की जो टैक्सेबल इनकम है, कर योग्य आय है, उस पर टैक्स की कैलकुलेशन करना और उस टैक्स के अमाउंट को वसूल करने का कार्य, रिकवर करने का कार्य जो होता है, वो एक अलग डिपार्टमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहते हैं। ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये केंद्रीय सरकार का डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, यानी कि मोदी सरकार। ठीक है, जो योगी सरकार है यूपी की, वो राज्य सरकार है, और जो मोदी सरकार है वो आपकी है केंद्रीय सरकार, जिससे आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट होता है जो डायरेक्ट टैक्सेस को, है ना, तो डायरेक्ट टैक्सेस के जितने भी केंद्रीय बोर्ड होते हैं, तो उसके नियंत्रण में कार्य करता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे शॉर्ट में CBDT भी कहते हैं। तो पूरा नाम होता है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसके नियंत्रण में बिल्कुल ये काम करता है। और ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये उसके अंडर में काम करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब फाइनेंस एक्ट क्या है? वित्त अधिनियम। तो जनरली क्या होता है कि हर ईयर फरवरी माह जो होता है, हर साल, क्योंकि बजट पेश होता है, तो फरवरी के जो है मंथ के लास्ट वीक में जो संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, तो उसमें एक बिल को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस जो विधेयक है, जो ये बिल है, तो इसको फरवरी के स्टार्टिंग में ही, फर्स्ट वीक में ही इसको जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसको हम फाइनेंस बिल कहते हैं। ठीक है, बाद में जब ये पास हो जाता है तो हम इसको फाइनेंस एक्ट भी कहते हैं, वित्त अधिनियम भी कहते हैं। तो इस अधिनियम में हर साल जो है, जो रिलेटेड कर निर्धारण वर्ष होता है, कर निर्धारण वर्ष मतलब असेसमेंट ईयर, तो उसके लिए इनकम टैक्स की जो रेट होते हैं, जो स्लैब होता है इनकम टैक्स का, कि कितने परसेंटेज से टैक्स देना है, तो उसकी डिटेल सारी इसमें होती है। तो इस एक्ट के आधार पर ही इनकम टैक्स एक्ट में जो होता है, वो जो रिवीजन है वो जरूरी किए जाते हैं। यदि किसी ईयर फाइनेंस एक्ट में, वित्त अधिनियम में कोई भी अगर संशोधन यानी कि रिवीजन या अमेंडमेंट्स नहीं किए जाते हैं, तो पहले के ईयर में जो फाइनेंस एक्ट में जो कोई रिवीजन हुए थे, अमेंडमेंट्स हुए थे, तो वो ही लागू होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, कुछ 5-6 इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सेलिएंट फीचर्स हैं, वो क्या हैं प्रमुख विशेषताएं। ये मैंने आपको भी बताया कि इनकम टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स होता है। जब कोई टैक्स जो है किसी भी पर्सन पर लगाया जाता है और वही पर्सन उसका जो भार है, जो बर्डन है, वो सहन करता है, किसी अन्य व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो ऐसे टैक्स को हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, और इनकम टैक्स एक ऐसा ही टैक्स होता है। सेकंड, कि इनकम टैक्स जो है वो एक सेंट्रल टैक्स होता है ना, क्योंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है। ठीक है, चलिए। थर्ड क्या है कि इनकम टैक्स जो होता है वो प्रीवियस ईयर की नेट टैक्सेबल इनकम पर लगाया जाता है। तो एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति जो है, उसकी प्रीवियस ईयर में जो नेट टैक्सेबल इनकम थी, तो उसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है ना, चलिए। तो अब है एक कर मुक्त सीमा, यानी कि जो उसकी लिमिटेशंस होती है एग्जम्पशन की। ठीक है, एग्जम्प्टेड लिमिट। तो ये क्या है कि इनकम टैक्स एक्ट में जो असेसी होता है, करदाता होता है, तो उसकी नेट टैक्सेबल इनकम का एक जो निर्धारित हिस्सा होता है, यानी कि जो फिक्स किया जाता है, तो वो टैक्स से फ्री होने की उसमें डिटेल रहती है। तो इस
ये जो डिसाइड किया हुआ जो पार्ट होता है तो उसको हम कर मुक्त आय कहते हैं, है ना, यानी कि एग्जेम्प्टेड इनकम कहते हैं, टैक्स फ्री इनकम की लिमिट हम उसको कहते हैं। तो यदि टोटल इनकम इस लिमिट से ज़्यादा होती है तभी असेसी द्वारा इनकम टैक्स को चुकाया जाता है, पे किया जाता है। तो एवरी असेसमेंट ईयर में प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के लिए जो ये टैक्स फ्री लिमिटेशंस होती हैं ये बदल सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आज से 5 साल पहले जो थी वो आज भी रहें, तो उसको सरकार जो है वो बदल सकती है। ठीक है, यदि ये टैक्स फ्री लिमिटेशन जो है वो एक नॉर्मल एसएससी जो होता है सामान्य करदाता और जो सीनियर सिटीजन एसएससी होते हैं और जो वरिष्ठ करदाता की दशा में होते हैं, अति विशिष्ट, जिसे हम सुपर सीनियर सिटीजन एसएससी भी कहते हैं, तो ये उसकी कंडीशन में अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, अब जो 60 साल से 80 साल तक के जो लोग होते हैं उसको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन, और जो 80 साल या उससे ज़्यादा के जो एसएससी होते हैं, है ना, उसको हम कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो आप ध्यान रखेंगे। फिफ्थ इसकी जो फीचर्स है कि आयकर प्रत्येक करदाता द्वारा देय होता है। मतलब इनकम टैक्स जो होता है वो हर एक एसएससी द्वारा, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई फर्म हो या कोई कंपनी हो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, तो उसके द्वारा ही वो देय होता है, वो दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी करदाताओं की इनकम पर अलग अलग रूप में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। कंपनियों पर जो टैक्स लगता है, कंपनियों पर लगने वाला जो इनकम टैक्स होता है उसको हम कॉरपोरेट टैक्स भी कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आयकर की गणना जो होती है वो कर निर्धारण वर्ष की प्रचलित दरों के आधार पर की जाती है। इसका मतलब है कि इनकम टैक्स का जब कैलकुलेशन किया जाता है तो जो असेसमेंट ईयर होता है तो गवर्नमेंट द्वारा जो होता है वो कुछ स्लैब जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को बेस मानकर जो है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। आगे मैं अभी बताऊंगा आपको कि वो क्या है एट प्रेजेंट टाइम इस ईयर में। 7 पॉइंट है कि इनकम टैक्स की जो पेमेंट है वो करंट असेसमेंट ईयर में की जाती है। मतलब क्या है इसका, कि जब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है या उसकी कोई पेमेंट की जाती है, उसकी कोई वसूली या रिकवरी की जाती है, तो उसका जो कार्य होता है वो प्रत्येक प्रीवियस ईयर से संबंधित असेसमेंट ईयर में किया जाता है। जैसे 31 मार्च 2021 तक की इनकम पर जो इनकम टैक्स की पेमेंट दी जाएगी तो वो जो उससे संबंधित जो असेसमेंट ईयर है वर्ष 2021-22 में की जाएगी, यानी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आयकर की दृष्टि से आय को विभिन्न खंडों में बांटा जाता है। मतलब जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से इनकम को अलग अलग स्लैब में जो है वो डिवाइड किया जाता है। किसी भी असेसी की इनकम को इनकम टैक्स लगाने के मेन उद्देश्य से अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड किया जाता है। इनकम टैक्स लगाने की ये जो मेथड होता है इसको स्लैब सिस्टम कहते हैं। तो हर एक स्लैब के लिए जो टैक्स की जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। तो इस स्लैब सिस्टम का जो मेन उद्देश्य होता है, पर्पस होता है, जो उच्च आय वर्ग होता है यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स की रिकवरी करना होती है। ठीक है, 9 पॉइंट है इसमें कि आय कर के विभिन्न खंडों पर बढ़ती हुई दर से कर लगाया जाता है। मतलब इनकम टैक्स की जो अलग अलग रेट हैं तो उस पर जो वो रेट जो हैं वो ज़्यादा हो जाता है, हर बार वो रेट अगले स्लैब पर ज़्यादा हो जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये मैं आपको बच्चों बता दूं, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। जैसे अब जो चल रहा है, ठीक है, तो हम कर निर्धारण वर्ष की जो बात कर रहे हैं तो वो 2021-22 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इस वीडियो में। ठीक है, तो अब ये जो 21-22 का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की। तो अगर हम इसके प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की। ठीक है, यही है कि फाइनेंशियल ईयर वर्ष 2020-21 दे रखा है, यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो इसका जो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर हो गया 21-22, है ना। तो सरकार ने
इसके असेसमेंट ईयर के लिए 2 व्यवस्थाएं जो हैं वो लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें से करदाता किसी भी एक जो है सिस्टम को अपना सकता है। पहली क्या है कि असेसी जो है वो नई कर व्यवस्था के अनुसार कम दरों पर इनकम टैक्स को पेड करे चुकाए, बशर्ते इनकम टैक्स में दी हुई कुछ स्वीकृत छूटें और कटौतियाँ। ठीक है, छूटें को मतलब यहाँ पर इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ करेंगे रिबेट। ठीक है, डिस्काउंट वर्ड का यूज़ हम नहीं करेंगे इनकम टैक्स के अंदर, हम रिबेट वर्ड का यूज़ करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दूसरा कटौतियों को हम इंग्लिश में कहते हैं डिडक्शंस। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? डिडक्शंस को वो प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन ये है कि करदाता जो है वो पुरानी कर व्यवस्था यानी जो पहले से चलती आ रही है वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो कर निर्धारण को और वो पहले की तरह ही ज़्यादा रेट पर वो पूर्व निर्धारित जो रिबेट्स और डिडक्शन है वो उसको प्राप्त कर सकता है। अब वो रेट क्या है वो मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, रेट वो ये दे रखे हैं कि इनकम टैक्स का जो आय के जो विभिन्न खंड होते हैं, जो स्लैब होते हैं, तो उनके लिए जो उनके रेट्स होते हैं वो प्रगतिशील होते हैं। जैसे जैसे स्लैब ऑफ इनकम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनकम टैक्स की रेट ज़्यादा होती जाती है, ऊंची हो जाती है, मतलब वो रेट ज़्यादा हो जाता है। हर एक प्रत्येक जो है वो असेसमेंट ईयर के लिए इनकम के जो स्लैब होते हैं आपके वो चेंज हो सकते हैं। अब जो हमारा असेसमेंट ईयर 2021-22 है उसके लिए जो एन इंडिविजुअल असेसी है, एक व्यक्ति करदाता है, तो उसके लिए इनकम टैक्स की जो पुरानी जो नई कर व्यवस्था है उसके अनुसार सभी व्यक्तियों या अविभाजित परिवार जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, तो उन पर लगने वाले जो रेट हैं उनकी 2 रेट हैं, है ना? क्या हैं देखिएगा। अब ये ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन वैसे भी आता है और आपको याद रखना भी ज़रूरी है कि अगर फर्स्ट स्लैब है यानी कि अगर वो पर्सन 2,50,000 रुपये तक अगर उसकी एक वर्ष में, हम यहाँ सिर्फ एक वर्ष की बात कर रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनकम टैक्स साल में एक ही बार दिया जाता है, एक वर्ष में एक ही बार दिया जाता है। तो जो पहले 2,50,000 हैं उस तक बिल्कुल नील होगा, यानी कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, एग्जम्प्ट होगी उसकी इनकम। ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा, फिर अगर वो 2,50,000 से 5 लाख तक जो उसके इनकम है तो उस पर फिर 5% टैक्स लगेगा। ठीक है, अब 5 लाख से 7,50,000 तक की जो इनकम होगी उस पर 10% टैक्स लगेगा। फोर्थ नंबर, 7,50,000 से 10 लाख तक की है तो उस पर 15% टैक्स लगेगा। अगर 10 लाख से 12,50,000 तक की इनकम है तो 20% लगेगा। 12,50,000 से 15 लाख तक की इनकम है तो 25% टैक्स लगेगा। और जो बैलेंस इनकम बचती है, चाहे वो 15 लाख से जितनी भी अधिक हो, वो इनकम अगर बचती है तो उस पर 30% टैक्स लगेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम का जो स्लैब है, ये आपका स्लैब्स ऑफ इनकम है, वो बढ़ रही है तो वैसे वैसे जो इनकम टैक्स का जो रेट है वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नीचे ये है कि सेकंड पॉइंट में देखिए एक कंडीशन दे रखी है इसमें कि भारत में जो भी कोई निवासी पुरुष है और महिला करदाता है दोनों, तो अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी समय उनकी 60 वर्ष से कम आयु है, यानी कि 59 ईयर्स तक के अगर वो हैं, है ना, तो उसमें चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं, चाहे वो व्यक्तियों के संघ हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ठीक है, और या वो BOI हैं, व्यक्तियों के समूह है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और ठीक है, और अनिवासी व्यक्ति हैं, जैसे अनिवासी व्यक्ति को हम कहते हैं इंग्लिश में नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। ठीक, या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उसकी कंडीशन में अब ये क्या है, अब इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला भी मैंने आपको अभी ये बताया था, अब मैं आपको नीचे वाला बता रहा हूँ। ये 60 साल से कम लोगों के लिए है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पहला स्लैब है 2,50,000 तक तो नील है, शून्य मतलब नील, कि कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से लेकर के अगर 5 लाख तक की इनकम है तो 5% लगेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम है
तो उन पर 20% लगेगा, ठीक है। और 10 लाख से अगर ज़्यादा की इनकम है तो उस पर 30% लगेगा, ठीक है। अब बी कंडीशन क्या है कि अगर भारत में निवासी वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो सीनियर सिटीजन अगर असेसी हैं तो प्रीवियस ईयर में किसी भी समय अगर उनकी जो एज है, उम्र है, वो 60 साल या इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन 80 साल से कम हो, तो उसमें पुरुष भी और महिला भी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स हैं, तो उसी कंडीशन में क्या है, तो ये स्लैब देखिए थोड़ा सा इसमें डिफर है कि टोटल इनकम के जो फर्स्ट 3 लाख हैं उन 3 लाख तक तो नील है, बिल्कुल शून्य है। फिर 3 लाख से 5 लाख तक जो हैं 5% हैं, ठीक। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक जो हैं वो 20% हैं, और 10 लाख से ज़्यादा पर अगर इनकम है तो वो 30% है, ठीक है। सी कंडीशन है क्या है कि अगर सुपर सीनियर सिटीजन मतलब कि प्रीवियस ईयर में कभी भी उनकी एज अगर 80 साल या 80 साल से ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला कैंडिडेट है ना, महिला असेसी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो सरकार ने यहाँ पे फिर स्लैब रेट में थोड़ा सा अंतर किया है कि टोटल इनकम के जो पहले 5 लाख रुपए हैं वहाँ तक तो बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, वो है बिल्कुल नील। अब 5 लाख से 10 लाख तक के बीच में ये सरकार ने 5% गायब कर दिया, तो सीधे सीधे उनकी इनकम पे 20% टैक्स लगेगा, ठीक है। और अगर 10 लाख से ज़्यादा का बैलेंस अमाउंट है तो उस पर 30% लगेगा, ठीक है। अब नीचे एक हेडिंग दे रखी है आयकर पर अधिभार, सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स, यानी एक तरीके से देख लीजिए टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। अब सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स का मतलब क्या है कि यदि एक व्यक्ति करदाता की जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से अधिक नहीं है, तो टैक्स का जो अमाउंट है उस पर 10% के रेट से सरचार्ज लगाया जाएगा, टैक्स का जो अमाउंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि यदि टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से अधिक नहीं है, तो कैलकुलेशन किया गया जो इनकम टैक्स का अमाउंट है उस पर 15% की रेट से सरचार्ज लगाया जाएगा। यदि टैक्सेबल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, ठीक है, 5 करोड़ से कम है या अधिक नहीं है, तो उसमें सरचार्ज आपका उस कंडीशन में 25% चार्ज किया जाएगा। और अगर इनकम 5 करोड़ से अधिक है तो जो सरचार्ज का रेट है वो इनकम टैक्स के अमाउंट का 37% होगा। ये अभी चेंज किया है इन्होंने ना, बहुत साल पहले नहीं था, अभी 1-2 साल पहले ये इन्होंने चेंज किया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। 37% अगर 5 करोड़ से ज़्यादा का अगर अमाउंट है, इनकम है आपका। एक है आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसे हम शॉर्ट में भी जो है HEC जो है वो लिखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स का जो अमाउंट होता है, ठीक है, सरचार्ज को शामिल करते हुए यदि वो लागू है, ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए सभी असेसी की स्थिति में कंडीशन में 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाया जाएगा। एक होता है मार्जिनल रिलीफ, सीमांत राहत। इसका मतलब ये है कि यदि टोटल इनकम सरचार्ज की रेट के अनुसार जो निर्धारित सीमा है, कौन कौन सी अभी मैंने बताई, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़, ये 4 मैंने आपको बताए हैं। अगर इससे ज़्यादा है, अधिक है, तो इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो सरचार्ज को इंक्लूड करते समय, ठीक है, सरचार्ज को इंक्लूड करना है, तो अधिभार सहित निर्धारित इनकम के अमाउंट से अधिक आय की इनकम पर इस आय से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उस पर जो मार्जिनल रिलीफ है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। 10 पॉइंट है कि आर्थिक रूप से धनी व्यक्तियों पर कर का भार अधिक। जो कहने का मतलब ये है कि जो इनकम टैक्स की ये कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि
ये जो है क्योंकि प्रगतिशील आयकर की दर प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स की रेट होने के कारण क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो मिडिल क्लास लोगों की तुलना में जो कर का रेट है वो ज़्यादा देते हैं। जो जितना अमीर होगा वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा, इसका मतलब ये है। ठीक है। आयकर का प्रशासन, इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स के जितने भी रिलेटेड जो काम होते हैं, वर्क होते हैं, जैसे कर की कार्यवाही, करारोपण जो होता है या किसी टैक्स की रिकवरी करना होता है, तो ये सारे काम जो हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही देखते हैं ना। इसकी डिटेल स्टडी हम कुछ दिन बाद करेंगे। और लास्ट है कि इनकम टैक्स की राशि का बंटवारा, कि किस तरीके से इनकम टैक्स के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका मतलब कि यद्यपि इनकम टैक्स जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वसूल या रिकवर किया जाता है, लेकिन इसकी जो कंप्लीट जो पूरा का पूरा जो अमाउंट होता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का राइट नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखना। तो इनकम टैक्स का जो अमाउंट होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनके बीच में जो है वो डिवाइडेशन फाइनेंस कमीशन होता है, तो उसके जो सजेशंस होते हैं वो उसके आधार पर ही किया जाता है। ठीक है। लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं, इन पर अमाउंट नहीं मिलेगा। मतलब राज्य सरकार को, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को निम्नलिखित 3 अमाउंट में से कोई भी हिस्सा प्राप्त नहीं होगा। वो कौन कौन से हैं कि कंपनियों से भी अगर कोई भी इनकम टैक्स रिसीव्ड होता है, अगर कोई सरचार्ज है, ठीक है, अधिभार मतलब सरचार्ज, और कोई शिक्षा उपकर यानी कि जो आपका एजुकेशन सेस है, ये 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब इनकम टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या है, तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको जो है ब्रीफ कर देता हूँ कि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनकम टैक्स लगाने का जो मेन पर्पस ये था कि जो वो आर्थिक हानियाँ थी, इकोनॉमिक लॉसेस थे, उनको पूरा करना था। जब सन 1857 में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था तो उनके कारण काफ़ी जो था वो हानियाँ हो गई थी। तो इन हानियों को, लॉसेस को पूरा करने के लिए जो था वो इनकम टैक्स की शुरुआत की गई थी। ठीक है। अब 4 इसमें मेन है कि आय का स्थायी साधन। तो आप सब जानते हैं कि सरकार को किसी भी कंट्री के लिए और लोगों के लिए जो होता है बहुत सारे वर्क करने होते हैं, है ना। जैसे शत्रु देशों से देश की सुरक्षा करनी होती है, अपनी आर्मी को मजबूत करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना होता है, पुलिस प्रशासन को बिल्कुल चुस्त दुरुस्त करना होता है, उन्हें हथियार देने होते हैं, आर्मी को हथियार देने होते हैं, तो उन पर बहुत सारा खर्चा होता है। और बहुत सारे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने होते हैं, सड़क बनाने का काम करना, पुल बनाने का काम करना, फ्लाईओवर बनाने का काम करना, तो बहुत सारे वर्क होते हैं जो सरकार को करने होते हैं देश के लिए और देश के लोगों में के जो है लोगों के लिए। ठीक है। तो उनको जो है बहुत सारे जो है अमाउंट की राशि की जो होती है वो सरकार को ज़रूरत होती है, तो इसलिए सरकार जो है वो टैक्स लगाती है और लोगों से वसूल भी करती है। सेकेंड है कि आर्थिक विषमताएं दूर करना। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका एक मेन पर्पस ये है, उद्देश्य ये है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना करना। और ये तभी संभव हो सकता है कि जब देश में जो अमीर हैं और गरीब हैं तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा अंतर ना हो, उनके जो बीच के डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को जो है उनको ख़त्म किया जा सके। तो इनकम टैक्स के जरिए सरकार अपने इस जो उद्देश्य हैं इनको धीरे धीरे जो है वो पूरा कर रही है, तो सफल हो रही है इसमें। तो इसी जो है उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकम टैक्स का जो स्लैब सिस्टम है इसको जो है वो लागू किया है। थर्ड है कि बचत और विनियोगों को प्रोत्साहन। जितने भी सेविंग्स हैं और इन्वेस्टमेंट हैं तो सरकार उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोत्साहन दे रही है। सरकार जो है वो इनकम टैक्स अधिनियम में जो है वो कुछ इस प्रकार के जो है प्रोविज़न्स जो है प्रावधान वो कर रही है कि जिससे अगर लोग कोई भी सेविंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको प्रोत्साहन देती है। ठीक है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति अपना या अपने जो जीवन साथी होता है, इंग्लिश में हम उसको स्पोस कहते हैं, ठीक है, स्पाउस कहते हैं, या अपने बच्चों का अगर वो जो है लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, जीवन बीमा कराता है, या कुछ जो निर्धारित योजनाएं होती हैं उसमें अगर किसी भी अमाउंट को जमा करा देता है तो उसके द्वारा जो चुकाया गया अमाउंट होता है तो सकल कुल आय, इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI। तो उसमें से 1,50,000 तक के अमाउंट को कम किया जा सकता है। ये सरकार चेंज कर सकती है, जरूरी नहीं है कि हर साल 1,50,000 ही हो। तो
जिससे जो है उसकी जो टैक्सेबल उस पर जो एक तरीके से टैक्स का जो भार है वो कम हो जाता है ना, टैक्स लायबिलिटी जो होती है और वो भी उसकी कम हो जाती है। इनकम टैक्स भी कम होगा तो जाहिर बात है उसकी टैक्स लायबिलिटी भी कम होगी। अगर कोई आदमी 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो उसको टैक्स ज़्यादा देना होगा, कोई आदमी अगर 70 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको टैक्स थोड़ा सा और कम देना होगा, कोई आदमी 40 लाख रुपए कमा रहा है तो उसको टैक्स थोड़ा सा और कम देना होगा। ठीक है। और एक है पूंजी निर्माण, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन। जब कोई व्यक्ति अपनी जो सेविंग्स है उन सेविंग्स को अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में डिपॉजिट करता है तो इससे उस कंट्री में जो होता है कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, और वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे जो सरकार होती है वो इस मनी को बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क में यूज़ कर सकती है। ठीक है, बहुत सारे सरकार जो होते हैं वो प्रोजेक्ट चलाती है। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त इतिहास है इसका। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बस इम्पोर्टेंट बात ये बता देता हूँ। अक्सर ये MCQs में भी क्वेश्चंस आ जाता है। हमारे काम की बात इसमें ये है जो मैं आपको वीडियो में बता दूँ इसमें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लगभग 30 मिनट से ऊपर की हो चुकी है। ठीक है, कि इनकम टैक्स एक्ट हमारे यहाँ 1961 चलता है, क्योंकि ये जो अधिनियम था 1 अप्रैल 1962 से प्रभावी हुआ था। ठीक है, तो इस अधिनियम को जो था सही से चलाने के लिए इनकम टैक्स जो था वो आयकर नियमावली 1962 बनाई गई थी। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो वास्तव में जो इनकम टैक्स अधिनियम है वो 1961 भी जो है वो 50 वर्षों में कई बारी उसमें रिवीजन हो चुका है, नए नए अमेंडमेंट्स जो हैं वो उसमें आ चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें अमेंडमेंट हुए थे वो सन 1987 में किए गए थे। वो ये था कि इन अमेंडमेंट्स के आधार पर हर एक करदाता के लिए, है ना, हर एक असेसी के लिए अलग अलग प्रीवियस ईयर रखने की जगह वो एक ही प्रीवियस ईयर को, जो मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से 31 मार्च का टाइम जो था वो रखना अनिवार्य कर दिया था। अब कोई अलग अलग प्रीवियस का मतलब ये था कि किसी ने दीपावली को अपना जो था वो मान लिया ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, किसी ने दशहरे को मान लिया, किसी ने ईद को मान लिया, अपने अपने फेस्टिवल्स पर उनको मान लिया, तो उससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सरकार ने उसको ख़त्म करके एक ही प्रीवियस ईयर माना, और वो माना 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का टाइम। ठीक है, ये कंपलसरी कर दिया था। ठीक है, ये जो था मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इनकम टैक्स अधिनियम है 1961 वो पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य सहित सब में लागू है। और इसके अलावा ये अधिनियम हमारे जो पौंडीचेरी है, गोवा, दमन, दादरा और नागर हवेली में भी लागू है। और ये अधिनियम जो था 1 अप्रैल 1990 से सिक्किम में भी लागू हो गया था। ये जो मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ, ये डेट्स MCQs में बहुत पूछी जाती है। जिनका TGT, PGT या कंपटीशंस का पेपर होता है, NTA नेट का या और कंपटीशन, तो उसमें ये डेट्स बहुत पूछी जाती है। तो आपको डेट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। ठीक है ना। बाकी जो है हम इसमें 5 जो है हेड के बारे में भी स्टडी करेंगे पूरी इनकम टैक्स में, जो कि यूनिट 2 है आपकी इसमें। तो 5 हेड आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं। ये नहीं कि 5वें नंबर का दूसरे पे आपको याद रखना है, दूसरे का आपको जो है पहले पे याद रखना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम जो हैं फर्स्ट नंबर पर इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कैलकुलेट करते हैं, सेकंड नंबर पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, थर्ड नंबर पर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशंस कैलकुलेट करते हैं, फोर्थ नंबर पर हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करते हैं, और फिफ्थ नंबर पर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, तो वो सीक्वेंस भी गलत है ना। ये हेडिंग वैसी वाली नहीं है आपकी नॉर्मल बुक की, तो ये हेड है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम टैक्स है। तो हमें इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलना है, और इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो है ये हमारे 5 हेड्स हैं। इन 5 हेड्स को जो है हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है ना। तो मैं इसकी डिटेल स्टडी भी आपको कराता रहूँगा। और दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 था। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स की, तो सारे वीडियो मैं उसमें ऐड कर दूंगा। तो कोशिश करूंगा कि डेली आपसे एक वीडियो कॉस्ट अकाउंटिंग के और एक वीडियो जो है मैं आपसे इनकम टैक्स से जरूर शेयर करूं। तो अगर मेरे साथ आपको पढ़ना है, मैं लाइव क्लासेस भी बीच में लिया करूंगा इसमें, तो आपको बता दिया करूंगा। तो उसमें मैं न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा साथ के साथ इसी बुक के। तो अगर आप देखिए कोई भी बुक आपको परचेज़ करनी है
मेरे साथ पढ़ेंगे तो कहीं भी कहीं कोचिंग में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कोचिंग की आदत छोड़ दीजिए, तो आपको कहीं भी कोचिंग जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉसिबल हो सकेगा तो लाइव क्लासेस भी लेंगे, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो आएगी। तो मैं इसका बुक का आपको पेज नंबर भी बताया करूँगा कि कौन से पेज नंबर का, वो कौन से नंबर का न्यूमेरिकल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इनकम टैक्स की अगर बुक ले लेंगे ये वाली आर.के. जैन की, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कहीं पे भी अगर आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, अव्वल तो कॉलेज जाना चाहिए आपको, अगर नहीं जा पा रहे हैं तो आप मेरे साथ इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।